नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जारी है। लोकसभा चुनाव में 10 से 5 सीटों पर सिमट जाने वाली बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने अपनी नई रणनीति के तहत विपक्ष को उनके ही क्षेत्र में घेरने की योजना बनाई है। विपक्ष जहां बीजेपी को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष को उसके ही क्षेत्र में घेरने की रणनीति के तहत बीजेपी अब काम कर रही है। बताया जा रहा है कि विपक्ष के प्रभाव वाली सीटों पर नई रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने का फुल प्रूफ प्लान भी बना चुकी है। इस प्लान में उन क्षेत्रों को पार्टी फोकस कर रही है जहां पर वो पिछले चुनाव में हारी थी और हार का स्वाद भी चखा था। सूत्रों के मुताबिक खासतौर से बीजेपी 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव को आधार बनाकर चक्रव्यूह बना रही है। ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर टिकटों का जल्द ऐलान भी कर सकती है। सुगबुगाहट यह भी है कि इन्हीं सीटों के सहारे बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को मात देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि क्या बीजेपी इस रणनीति के तहत एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में सफल होगी? क्या विपक्ष को उसके ही क्षेत्र में घेरने की रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगी? यह भी सवाल है। तो बीजेपी की रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगियों का मैं तारुफ आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव में 10 से 5 सीटों पर सिमट जाने वाली बीजेपी इस बार विधानसभा चुनावों में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने अपनी नई रणनीति के तहत विपक्ष को उनके ही क्षेत्र में घेरने की योजना बनाई है। इसके मद्देनजर बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनावों में विपक्ष के प्रभाव वाली सीटों पर नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और विपक्षी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में जनता की बढ़ रही नाराजगी को अपने हक में इस्तेमाल करेगी। विपक्षी दलों की सीटों पर अधिक से अधिक लाभ लेने के मकसद से बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जल्द से जल्द घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों में राज्य में सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए बीजेपी इस बार अनुसूचित जाति के मतदाताओं को रिझाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। खासतौर से पिछले कई चुनाव में हारने वाली विधानसभा सीटों पर बीजेपी जल्दी उम्मीदवारों के ऐलान के बारे में विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक खासतौर से 2014 और 2019 में हारी हुई सीटों और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवारों का जल्द ऐलान कर सकती है। विपक्ष विधायकों के उनके ही क्षेत्र में विरोध को अपने हक में इस्तेमाल और अनुसूचित जाति की सीटों के सहारे बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को मात देने की तैयारी कर रही है, बल्कि विपक्ष की सीटों पर आक्रामक होकर उनके क्षेत्र में ही घेरने की रणनीति पर भी काम कर रही है। नई रणनीति के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर को कम करके तीसरी बार सत्ता में आने की बीजेपी की उम्मीद कहां तक पूरी होगी, या प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की सांगठनिक ढांचे की मजबूती और एकजुटता पर निर्भर करेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी न्यूज। तो बीजेपी की रणनीति क्या कहती है, सवाल है। और इस सवाल पर एक और सवाल ये कि चुनौती कांग्रेस को कितनी बड़ी बीजेपी दे सकती है। देवेंद्र, नई रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है। लगातार हमने देखा कई प्रयोग पार्टी प्रदेश में कर चुकी है। समाधान शिविर, लगातार योजनाओं की झड़ी लगाना, युवाओं को साधने की कोशिश करना या फिर किसानों को रिझाना। अब आगे की नई रणनीति क्या है? लड़ाई जीतने के लिए सभी तरह के उपाय, अत्याधुनिक हथियार भी चाहिए, फौज में जोश भी चाहिए, फुल प्रूफ रणनीति भी चाहिए और प्लानिंग के हिसाब से काम करना होता है। आप देखिए 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन 6 महीने बाद जो अक्टूबर में चुनाव हुए थे, जैसे अब है मई के बाद, 6 महीने बाद जो चुनाव हुए थे 75 का नारा था, लेकिन 40 सीट आई थी। दूसरी तरफ विरोधी पार्टी कांग्रेस 31 सीट आई थी, 40 और 31 आई थी। उस हिसाब से देखें तो
90 में से 40 सीटें आई थी बीजेपी की, तब जब हवा थी 10 लोकसभा सीटें जीती थी और बीजेपी की लोकप्रियता तब भी चरम पर थी, लेकिन विधानसभा में 40 सीटें। लेकिन उसी हिसाब से देखें तो 50 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी को ये देखना है, ये विश्लेषण करना है कि 50 सीटें क्यों हमारे हाथ से निकली। 90 पे सीटों पे लड़ी तो होगी बीजेपी, लेकिन 50 नहीं आई, 40 आई, और तब जब लोकसभा की सभी 10 सीटें आई। अब जो माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से रिजर्व सीटों पर जो सूत्र बता रहे हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, हर जिले में एक रिजर्व सीट है, 22 जिले हैं तो 20 से 22 रिजर्व सीटें भी हैं। उन सीटों पर कैंडिडेट जल्द उतारे जाएं, सोच समझकर उतारे जाएं। इसके अलावा बीजेपी का कमल जहां नहीं खिला, लंबा टाइम हो गया, जहां बीजेपी को सफलता नहीं मिली, वहां के लिए अलग रणनीति, जैसे क्रिकेट में होता है फर्स्ट स्पेल, मिड टर्म के स्पेल, या जब मैच जीतना हो तो लास्ट के जो डेथ ओवर्स होते हैं, किस तरह की प्लानिंग हो, तो सियासत में भी यही है। तो बीजेपी अलग अलग तरह के फार्मूले अख्तियार करके, अलग तरह की रणनीति बनाकर अब कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बीजेपी सत्ता में फिर से आए, तीसरी बार आए, जैसे मोदी जी की सरकार आई है। भले ही जैसे आई, लेकिन मोदी जी फिर प्रधानमंत्री और सरकार बनी है। हरियाणा में भी यही कोशिश बरकरार है, लेकिन बीजेपी के लिए चिंताएं ये है कि कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है, कांग्रेस में कॉन्फिडेंस है, कांग्रेसियों में जोश है, बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी है। पहले 40 सीट थी, अब 90 सीट लड़नी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है और कांग्रेस मजबूत हुई है, मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस देती हुई लग रही है। तो ऐसी स्थिति में 90 सीटों पर अलग अलग तरह की, मेरे को लगता है चरणबद्ध तरीके से रणनीति बनाना, प्राथमिकताएं हैं क्या है उनको तय करना, उम्मीदवारों का चयन बड़े सोच समझ कर करना। जिस तरीके से पीछे आई जो 2024 के लोकसभा चुनाव थे कि शायद 2-3 जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट ज्यादा अच्छे होते या और दूसरे विकल्प अपनाते तो शायद सीटें आ सकती थी। तो अब बीजेपी को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी है, मोर्चा बंदी करके लड़ाई जीतनी है, लेकिन लड़ाई इस बार आसानी से जीती जाए, कैसे जीती जाए, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। अब महेश, विपक्ष के खिलाफ जो रणनीति बीजेपी बना रही है, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वो कौन से प्रभाव वाले क्षेत्र हैं जिन पर पार्टी को काम करने की जरूरत है और उसको लेकर फोकस भी पार्टी का हो सकता है। देखिए, अभी ये जिक्र चल रहा था कि अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में ये जो एक्सपेरिमेंट किया था पूरी तरह गलत साबित हुआ था। और आरक्षित सीटों का मैं जिक्र करूं तो अंबाला आरक्षित सीट और सिरसा लोकसभा क्षेत्र पहले से ही 1 महीने पहले से ये होने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही अगर कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में उतार दी जाए तो सिरसा सीट हार जाएंगे। अंबाला सीट को लेकर भी आकलन ये लगा जा रहा था कि मुकाबले की स्थिति है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी बढ़त हासिल कर पाने में कामयाब हुई। आरक्षित सीटों पर अगर पहले से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारने की कोशिश की, और न सिर्फ आरक्षित सीटें बल्कि तमाम जो ओपन सीटें हैं यानी सामान्य सीटों पर भी अगर पहले उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर देती है तो भरपूर यहां पर मौका मिलेगा कांग्रेस पार्टी को उससे बेहतर उम्मीदवार और जातिगत इक्वेशंस को साधने में दरअसल आसानी हो जाती है। कहां पर कौन से उम्मीदवार का चयन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, काउंटर अटैक स्ट्रेटजी यहां पर कांग्रेस पार्टी आसानी से फिर कायम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ना तो सिर्फ आरक्षित सीटों पर बल्कि सामान्य सीटों पर भी इस बार सबसे ज्यादा देरी भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और आखिरी दिन आखिरी मिनट तक हो सकता है कि 1-2-3 दिन पहले जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उन्हें जो है फोन कॉल के जरिए बता दिया जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखिएगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप कि आखिरी दिन आखिरी मिनट तक चुनाव प्रचार कह सकते हैं कि जब रफ्तार पकड़ने लगेगा और नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोकसभा में जो ऐलान पहले किया गया था वो स्ट्रेटजी पूरी तरह गलत साबित हुई थी और उसी गलती से सबक लेते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आखिरी दिन तक अपने उम्मीदवारों को रोके रखेगी। और यहां पर मोदी सबसे बड़ा नाम सहारा था तब कि लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं भाग रहे थे। अब अगर ये नाम पहले से तय
कर दिए गए तो न सिर्फ आरक्षित सीटों पर बल्कि जहां पर भी किसी और को बढ़त मिलती हुई दिखेगी वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। काफी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी वही खतरा बरकरार है। एक एक विधानसभा सीट पर 20-20 संभावित उम्मीदवार आपने तय कर लिया और अगर किसी एक को आप टिकट देंगे तो एक एक विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 उम्मीदवार तो हर हाल में यहां निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर पूरी तरह तैयार हमें नजर आ रहे हैं। तो कह सकता हूं कि ना सिर्फ ये खतरा कांग्रेस पार्टी को है बल्कि यही खतरा भारतीय जनता पार्टी को भी है। लोग पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करने की संभावना भारतीय जनता पार्टी में बेहद कम, लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह संभावना, यह खतरा बहुत ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले किसी भी तरह का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, ना तो आरक्षित और ना ही सामान्य सीटों पर। आखिरी दिन, आखिरी मिनट का इंतजार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे ताकि जो स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस पार्टी समझ ना पाए कि किसे चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, तो काउंटर स्ट्रैटेजी यहां पर कांग्रेस पार्टी खुद के लिए तैयार नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार सुनिश्चित करेंगे। जी वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है बीजेपी की नई रणनीति के तहत जो काम कर रही है पार्टी, उसके तहत क्या लग रहा है? जिस तरीके से महेश ने भी कहा कि इस बार वो फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा जो लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने देखा था, क्या कुछ अलग होगा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अब ये प्रभाव नहीं देगी जैसा लोकसभा में ये प्रभाव बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, 6 कांग्रेस पृष्ठभूमि के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सशक्त नेताओं की तलाश में है जो उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर टिकट दिया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी छवि नहीं बनने देगी कि जिससे उसकी कमजोरी साबित हो। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल गुरुवार को ही जो है अपने विधानसभा चुनाव के संयोजक और प्रभारियों की घोषणा की है। सभी 90 विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के लिए अपने प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं और कल जो है शनिवार को ही रोहतक में उनकी बैठक बुला ली है सुबह 10 बजे। मतलब 90 विधानसभा चुनाव के संयोजक हैं और 90 प्रभारी हैं, मतलब 180 कार्यकर्ता जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक बुला ली है। और ये वो कार्यकर्ता हैं जिन जो चुनाव के टिकट के दावेदार नहीं है, जो चुनाव का पूरा संचालन करेंगे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारियों का गंभीरता से पता चलता है। और ये देखिए, अब राज्यसभा की सीट का भी एक अगले महीने में तय करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीतनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन सा उम्मीदवार उतारेगी इस पर बहुत निगाहें लगी हैं। इससे चुनावी रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। और ये देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होगा वो 18 महीने या 19 महीने का होगा, ज्यादा समय का तो है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन सा उम्मीदवार लाएगी, क्या हरियाणा से वो बाहर का होगा, इस पर भी निर्भर करेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या, अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी हलोपा के साथ, मतलब जो गोविंद कांडा की पार्टी है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहां एक राष्ट्रीय पार्टी है और कहां हलोपा जैसे जिसका आधार ही एक जिले तक सीमित है। हालांकि देखिए, फैसला तो केंद्रीय हाईकमान करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की यह घोषणा हैरानी करने वाली है और वो 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हलोपा और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ होगा? तो इसमें अपनी अलग, देखिए, या तो हलोपा को भारतीय जनता पार्टी में विलय कराते, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी। लेकिन केंद्रीय हाईकमान का क्या योगदान रहेगा, क्या उस पर फैसला होगा, ये तो बाद की बात है। और ये भी देखिए कि हलोपा के नेता भी कह रहे हैं कि हम एनडीए का घटक है, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। तो इसलिए पता लगता कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर और इतनी समर्पण में है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे एक छोटी पार्टी से, जिला स्तर की पार्टी से गठबंधन करना पड़े। तो कुल मिला के देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो है ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, 18 रिजर्व सीटें हैं पूरे हरियाणा के अंदर, 18 रिजर्व सीटें हैं। तो 18 रिजर्व सीटों के अंदर पार्टी फोकस तो कर रही है। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी पटौदी जा रहे हैं, रिजर्व सीट है वहां। सत्यप्रकाश जरावता विधायक है, सबसे गरीब विधायक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा करने जा रहे हैं। तो नायब सैनी निरंतर जो है प्रवास कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतदाताओं पर असर होगा? हाँ, कार्यकर्ताओं में गतिशीलता आ रही है जी। तिरंगा यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है वो निकालने जा रहे हैं। मतलब कार्यकर्ताओं में उत्साह की दिशा में भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही है, लेकिन जनता में कितना उत्साह आ पाएगा ये तो समय बताएगा। वीरेंद्र जी, एक सवाल यह है कि पिछले चुनाव में जो गलतियां की, अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव को देख लें, उसमें जो गलतियां पार्टी ने की, जाहिर सी बात है उसे दोबारा दोहराने की कोशिश पार्टी नहीं करेगी। लेकिन क्या जो तैयारियां हैं, क्या जो चरणबद्ध तैयारियां शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर पर हो रही हैं, वो ये कहना गलत नहीं होगा कि डैमेज कंट्रोल को करने के लिए, उसको साधने के लिए की जा रही है, पार्टी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है?
इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बड़ी गंभीरता से चुनाव की तैयारी कर रहा है, लेकिन गुटबाजी तो अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है जो पहले कभी दिखाई नहीं देती। देखिए, जो भी नेता महत्वाकांक्षा तो सब में है, चाहे हम रोहतक का उदाहरण ले लें, चाहे सोनीपत का ले लें, चाहे हिसार का ले लें, चाहे पानीपत का ले लें, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में टिकट के लिए रस्साकशी ना हो। वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। पार्टी के लिए चिंता का विषय तो है ही है। और देखिए, पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है, और मतलब वहां पर दूसरे कांग्रेस का या किसी दूसरे दल का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती रही है, लेकिन अब वहां पार्टी को सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। तो पार्टी उस सहानुभूति के लिए क्या उम्मीदवारों में बदलाव करेगी, या जो पहले उम्मीदवार लड़ते आ रहे हैं उनको मौका देगी। अब जैसे मान लीजिए रोहतक का उदाहरण ले लें, तो वहां जो मनीष ग्रोवर लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो एकमात्र एक ही चुनाव जीते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी रोहतक में अपना उम्मीदवार बदलेगी या मनीष ग्रोवर को दोबारा अवसर देगी? तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है, उम्मीदवारों के चयन में इस तरह की कठिनाइयां आएंगी। एक मतलब रोहतक का तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई और विधानसभा सीटें हैं, और जातिगत समीकरण के आधार पर भी फैसला करना है, चाहे कैथल हो, हिसार हो, सोनीपत हो। क्या पार्टी ऐसे स्थानों पर जो अग्रवाल समाज से प्रत्याशी उतारेगी या पंजाबी समाज से उतारेगी? इस तरह के संकट तो है ये। और देखिए, क्या ब्राह्मण में भी अलग अलग जातियां उपजातियां बनी हुई हैं, तो यह भी पार्टी को तय करना है कि वहां जातिगत समीकरण के हिसाब से पार्टी को लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देवेंद्र, जो तैयारियां पार्टी कर रही है इस बार, जो हरियाणा में कमल खिलाने की और भगवा फहराने की पूरी तैयारी पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री का पीएम फेस के सहारे लोकसभा चुनाव को लड़ा। इससे बीते चुनाव हमने देखे, कई राज्यों में भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के फेस के सहारे कई राज्यों के चुनाव बीजेपी की झोली में आ गए। अब हरियाणा में क्या स्ट्रेटेजी चेंज होगी? पीएम मोदी का फेस रहेगा या फिर नायब सैनी जो काम कर रहे हैं प्रदेश के स्तर पर, उनको आधार बनाकर पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए सौरभ, तैयारियों की बात करें, मीटिंग्स की बात करें, डिसीजन लेने की बात करें, इंप्लीमेंटेशन की, मॉनिटरिंग की, बीजेपी का कोई सानी नहीं है। खासतौर पे 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री और अमित शाह जब राष्ट्रीय फलक पे इतने मजबूत होकर उभरे हैं। लेकिन देखिए, स्ट्रेटजी तैयारियां तो ये ठीक है, उसमें ये देखना है कि इन तैयारियों के बीच ये परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियों के हिसाब से कदम उठाए जाने चाहिए, और कदम उठाने के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां किसको दी जानी चाहिए। सारे तरह के ये जो उपाय हैं वो काम करेंगे। लेकिन एक जो चीज मैं समझ रहा हूं, अभी मनोहर लाल जी ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा के दौरान या उससे पहले 12 मार्च से पहले जब मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जहां जाते थे कई विधानसभा में वो इशारा कर देते थे कि हाँ, यहां से पार्टी का ये उम्मीदवार है, उसको संकेत मिल गया, उसने तैयारी शुरू कर दी। यही स्थिति कांग्रेस भी करती रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने, मैं पानीपत की बात करूं, 4 सीटें हैं पानीपत में, विधानसभा की 4 सीटें हैं। आज से 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले भूपेंद्र हुड्डा इशारा कर चुके हैं। इन 4 सीटों पे 3 के उन्होंने नाम घोषित ग्रामीण, जिस पर फैसला होना पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति है। तो बीजेपी और कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, जिनको राइट्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में है, उन्होंने इशारे कर दिए हैं कि आपको मतलब लड़वाया जाएगा। उनको संकेत राजनीतिक भाषा में दे दिए गए हैं। इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि पार्टियों का जो सर्वे होना है, कांग्रेस का और बीजेपी का, उन सर्वे की रिपोर्ट कलेक्ट होनी है, उस पर मीटिंग में चर्चा होगी, और फिर आगे क्या करना है सारी स्ट्रेटेजी बनेगी। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा सौरभ, बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं, बीजेपी के लिए संभव कुछ नहीं है। जिस तरीके से पार्टी का संगठन है, मैन पावर है, संसाधन है, बड़ी हैं। तो लेकिन ये है कि कांग्रेस के साथ अब मुकाबला है और परिस्थितियां बदली हुई हैं। तो मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें, अब जैसे 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, हमने देखा मुख्यमंत्री नहीं दे दिए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया, गुजरात में जब देखा था 80-85% कैंडिडेट बदल दिए। तो बहुत सारे प्रयोग हरियाणा में भी हो सकते हैं, ये गुंजाइश दिख रही है। अब महेश, जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आड़े आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी के जो कवायदे हो रही हैं, जो मैराथन तैयारियां हो रही हैं, उसको कम करने में कहां तक पार्टी सफल होगी? देखिए,
काफी हद तक मैं ये कह सकता हूं कि सकारात्मक यहाँ पर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। गुस्सा काफी ज्यादा था और निराशा हताशा काफी ज्यादा बन चुकी थी। यहाँ मुख्यमंत्री में के नाम में तब्दीली की, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को लेकर आए, उसके बाद घोषणाओं की बारिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से राज में करने के लिए, दोबारा से राज तक पहुंचाने के लिए काफी है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि गुस्सा और उफान जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा था, उस उफान में, उस गुस्से में कमी लगातार देखने को मिल रही है। किस हद तक ये गुस्सा शांत होगा, किस हद तक ये नाराजगी कम होगी, वोटिंग के वक्त तक मतदाता जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा तब तक कितना यकीन नायब सिंह सैनी वोटर्स के दिल में, उनके जहन में कायम कर पाएंगे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि घोषणाओं की जो बारिश लगातार देखने को मिल रही है अलग अलग वर्गों के लिए, चाहे कर्मचारियों की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की बात की जाए, चाहे व्यापारियों के लिए बात की जाए, किसी भी तरीके से कोई भी तौर तरीका जो नायब सिंह सैनी गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए मुफ्त प्लॉट्स की योजना, और ये जिस तरीके से 58 साल तक नौकरी को पक्का रखने की बात, कच्ची नौकरी को पक्का रखने की बात नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। हालांकि इन तमाम घोषणाओं पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, बेहद दुश्वार ये जो तमाम घोषणाएं वो देखने को मिल रही है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल राहत की बारिश नायब सिंह सैनी दे रहे हैं। इस बारिश में वोटर कितना भीगेगा और कितना उस पर यकीन करेगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन थोड़ा फायदा जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। वो फायदा कितना और ज्यादा बढ़ सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और मताधिकार का इस्तेमाल जब तक वोटर करेगा तब तक कितनी और घोषणाएं होंगी और कितनी और घोषणाओं पर जनता यकीन करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह भी तय करना है, जो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हैं उनके कोई बेटा या बेटी टिकट मांग रहे हैं। राव इंद्रजीत ने तो, उनकी बेटी आरती राव ने घोषणा कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी वो भी काफी समय से टिकट के दावेदार हैं। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी कई और नेता भी हैं। तो क्या पार्टी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? क्योंकि अगर पार्टी ये देखेगी किसकी जीत की संभावना हो सकती है, टिकट तो देनी पड़ेगी। तो पार्टी के लिए इस बार जो उम्मीदवारों का चयन है वो सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती तो कांग्रेस के लिए भी है। तो जितने भी सीटिंग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सीटिंग विधायकों को फिर एक बार अवसर देना चाहेगी? तो ये पार्टी को तय करना है कि इस तरह क्या इस बार रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस की रणनीति की जो बैठक 51 सदस्यीय बैठक है वो हो रही है कल हरियाणा भवन में, लेकिन क्या उसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर सबकी निगाह रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बीजेपी की नई रणनीति क्या कहती है? क्या कांग्रेस को उसके क्षेत्र में, उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है, उसको फतेह करने में बीजेपी कामयाब होगी? ये सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक मैराथन तैयारी ये कह रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से सजग है। बेहद दिलचस्प होगा आगामी विधानसभा चुनाव, कौन किसको टक्कर देगा ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।